इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी कर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद आखिरकार रणवीर इलाहाबादिया को पूछताछ के लिए पेश होना ही पड़ा। रणवीर के अलावा आशीष चंचलानी से भी पूछताछ की गई। दोनों महाराष्ट्र साइबर सेल की टीम के सामने अलग अलग पेश हुए। दोनों से तकरीबन 5-5 घंटे पूछताछ की गई। साइबर सेल की टीम ने दोनों के बयान दर्ज किए। रणवीर के खिलाफ मुंबई और गुवाहाटी समेत कई शहरों में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी महाराष्ट्र साइबर सेल की ओर से पूछताछ के लिए कई बार समन भेजे गए, लेकिन वो नहीं पहुंचा। इस मामले में समय रैना भी आरोपी है, लेकिन विदेश में होने के चलते वो पेशी से बचा हुआ है। अश्लील टिप्पणी के मामले में इससे पहले भी महाराष्ट्र साइबर सेल ने शो से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को तलब किया है, जिनमें शो के जज और मेहमान भी शामिल हैं। रणवीर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। हालांकि पुलिस ने उसका पासपोर्ट जमा करा लिया है और विदेश नहीं जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर नशा तस्कर की चाल को कस्टम विभाग ने फेल कर दिया। अधिकारियों ने कुकीज और चावल के पैकेट में छिपाकर लाई गई ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत 11 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि खाने के इन पैकेटों में खाने की ये चीजें हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इन पैकेटों में है ड्रग्स, वो भी 11 करोड़ से ज्यादा की। क्यों, हैरान रह गए ना आप? लेकिन यही सच है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 8 कुकीज और चावल के पैकेटों में छिपाकर लाए गए मारिजुआना को पकड़ा, जिसे गांजा भी कहा जाता है। दरअसल यात्री बैंकॉक से फ्लाइट नंबर TG323 से दिल्ली IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरा था। ग्रीन चैनल से निकलने के दौरान जब कस्टम अधिकारियों ने उसके ट्रॉली बैग को एक्सरे से चेक किया, तो उससे हरे रंग का संदिग्ध नशीला पदार्थ मिला और जब इसकी जांच की गई तो इसके गांजे होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बरामद ड्रग्स का कुल वजन 11,284 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 11 करोड़ 28 लाख रुपए है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम महास्नान है। 144 साल बाद बने महासंयोग में पवित्र स्नान के लिए बस आखिरी कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का हर वो सनातनी जो अब तक महाकुंभ में स्नान से वंचित रह गया, वो एक पवित्र डुबकी की इच्छा पूरी करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहा है। अरेल घाट के ऊपर लगातार आपको श्रद्धालु दिख जाएंगे जो लगातार स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल यानी महाशिवरात्रि पर अंतिम महास्नान के बाद ये आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। अनुमान है कि श्रद्धालुओं का ये जबरदस्त सैलाब महाशिवरात्रि पर सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर सकता है। महाकुंभ में बॉलीवुड के सितारों की चमक भी देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रवीना जैसी हस्तियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान के लिए सितारे भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने भारी भीड़ के बीच संगम में डुबकी लगाई और महाकुंभ में इंतजामों के लिए योगी सरकार को जमकर सराहा। हम यहाँ के CM साहब, योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मशहूर अभिनेत्री कटरीना कैफ भी प्रयागराज पहुंची। पहले परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कटरीना संगम तट पर पहुंची। जयकारों के बीच गंगा पूजन के बाद कटरीना कैफ ने डुबकी लगाई। I'm very, very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. कटरीना कैफ के अलावा अभिनेत्री रवीना टंडन भी महाकुंभ में पहुंची और उनके साथ उनकी बेटी राशा भी मौजूद थी। ये मेरा देश है, मेरी मिट्टी है और जहाँ पे संगम में डुबकी अगर मारेंगे तो हम भी सोचेंगे भाग्य में लिखा था। रवीना टंडन और कटरीना कैफ देर शाम को गंगा आरती में भी शामिल हुई। महाकुंभ पर विवादित बयानबाजी को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर लताड़ा। उन्होंने विधानसभा में कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली,
श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। महाकुंभ की आलोचना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जमकर बरसे। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों को लताड़ लगाई। सीएम योगी के इस बयान पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा, महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी जवाबी हमला बोला। देखिए, उनको हम क्या कहें, उनका सम्मान करते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं। हमको लगता है परमानेंट होश में रहते हैं कि नहीं, यही हमको पता लगाना है। बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के आलोचकों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बिहार के जंगल राज का जिक्र किया और दावा किया कि ऐसे लोग महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ये बातें कहकर महाकुंभ के आलोचकों पर कड़ा प्रहार किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी के महाकुंभ वाले बयान पर आरजेडी ने पलटवार कर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ और भगवान राम के सहारे बिहार में वोट ढूंढ रहे हैं। ये महाकुंभ के सहारे बिहार में वोट खोज रहे हैं, भगवान राम के सहारे। यहाँ पर काम नहीं बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से राज्य का सियासी पारा चढ़ चुका है। दिल्ली की सियासत में आज का दिन बेहद खास और राजनीतिक हलचल के लिहाज से अहम है। आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल पर सीएजी रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा में टेबल की जाएगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामे के ये ट्रेलर बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरों को लेकर था, लेकिन आज विधानसभा का पारा फिर से हाई रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी सरकार पिछली आप सरकार से जुड़ी 14 लंबित कैग रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। इसमें शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल है। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े ढांचों, गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। सीएजी की रिपोर्ट के डर से ध्यान भटकाने के लिए नाटक तमाशे, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के चयन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश होगा। उसके बाद उपराज्यपाल का सदन में अभिभाषण होगा। फिर कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक कर रखा हुआ था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने सीएम ऑफिस से बाबा साहब और शहीद भगत सिंह की फोटो हटाने का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया, जबकि बीजेपी ने इससे इनकार किया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यालय। आप विधायकों के हाथों में रेखा गुप्ता की तस्वीर है, जिसमें सीएम के बैकड्रॉप में बाईं ओर राष्ट्रपति, बीच में राष्ट्रपिता और दाईं तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल और विधायक रविंद्र नेगी ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ तस्वीर साझा की, तो बैकड्रॉप में तस्वीरें बदली हुई दिखाई दी। फोटो बाबा साहब की लगी हुई है, शहीद आजम भगत सिंह की लगी हुई है, तो ध्यान भटकाने के लिए आप बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम उपयोग करेंगी, शहीद आजम भगत सिंह का नाम उपयोग करेंगी, तो ये ठीक नहीं है। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के असम दौरे की। असम दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। वो आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी झुमोए बिनंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी में आदिवासियों के भव्य झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम के साक्षी बने। असम के चाय बागान के श्रमिकों ने झुमोइर डांस करके न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बल्कि वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस झुमोइर डांस में 8000 से ज्यादा कलाकार शामिल हुए। चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए कार्यक्रम में पीएम का अनोखा अंदाज दिखा। उन्होंने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में ड्रम भी बजाया। झुमोइर सदियों पुराना लोक नृत्य है जो असम की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने की। एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की भी उपेक्षा हुई। पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर खुद मोदी ही बन चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने असम में चाय को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि चाय की खुशबू और उसके रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए झूमर और बागान संस्कृति से जैसे आपका खास रिश्ता है ना, वैसा मेरा भी रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में कही। उन्होंने कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता के लिए असम सरकार और मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार असम के विकास के साथ साथ यहाँ के टी ट्राइब की भी सेवा कर रही है। भाजपा सरकार असम का विकास भी कर रही है और यहाँ के टी ट्राइब की सेवा भी कर रही है। बागान कर्मियों की आय बढ़े, इस दिशा में असम टी कॉरपोरेशन के कामगारों के लिए बोनस की घोषणा भी की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी नीतीश की जुगलबंदी दिखी है। पीएम ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया, जिसके बाद नीतीश ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बिहार के भागलपुर में जब पीएम मोदी और नीतीश कुमार रथ पर सवार होकर मंच तक पहुंचे, नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री खास रही। मौका देश भर के किसानों की सम्मान निधि का था, लेकिन मंच पर मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर लगी थी। बताने की कोशिश थी कि नीतीश और मोदी अलग नहीं हैं, एक हैं। महीनों बाद दोनों नेता साथ दिखे। ऐसे में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने ही इधर उधर और अगर मगर वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी भागलपुर के मंच से नीतीश के काम की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि लाडला सीएम बताकर सियासी चौका जड़ दिया। बिहार के लोकप्रिय हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हालांकि आरजेडी ने दावा किया है कि पीएम मोदी नीतीश को झटका दे गए। जदयू को बहुत उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आएंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच भाषा को लेकर तकरार जारी है। सत्तारूढ़ डीएमके ने केंद्र पर हिंदी थोपने के आरोप लगाए, जिसके बाद कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिंदी लिखे साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी। तमिलनाडु में भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच 2 रेलवे स्टेशनों के हिंदी में लिखे गए नाम पर कालिख पोत दी। इतना ही नहीं, डीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई के अलंदूर में सेंट थॉमस माउंट डाकघर और बीएसएनएल कार्यालय के बोर्ड पर हिंदी में लिखे गए शब्दों को काला कर दिया। हालांकि पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के नेम बोर्ड पर कालिख पोतने के मामले में एक्शन लिया है। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने डीएमके पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डीएमके पार्टी भ्रमित मूर्खों का एक समूह है जो अपने परिवार और दूसरों के बच्चों के लिए अलग अलग मानक रखते हैं। ये विडंबना है कि डीएमके पार्टी के नेता खुद तो सीबीएसई मैट्रिकुलेशन स्कूल चलाते हैं जो 3 भाषाओं का विकल्प देते हैं। उनके बच्चे पोते पोतियां ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं और 3 भाषा नीति के खिलाफ भ्रांतियां और दुष्प्रचार फैलाते हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके लंबे समय से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है। हालांकि केंद्र सरकार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। और अब बात तेलंगाना की, जहां सुरंग में फंसे 8 लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रैट माइनर्स की एक टीम भी वहां सुरंग के अंदर घुसने की कोशिश
माइनर्स की टीम ने की थी, लेकिन माइनर्स की वही टीम है जिसे 2023 में उत्तरकाशी में सुरंग ढहने के दौरान फंसे मजदूरों को बचाया था। नागर कुरनूल में बनाए जा रहे श्रीशैलम सुरंग में हादसे का आज चौथा दिन है। सुरंग में जिंदगी की तलाश जारी है। कीचड़ भरे पानी की वजह से नेवी के एक्सपर्ट गोताखोर सुरंग में फंसे 8 लोगों तक पहुंचने में फिलहाल नाकाम है। सुरंग में ढहते और भुरभुरे मलबे की वजह से एनडीआरएफ की टीम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। रेस्क्यू के लिए पहुंची रेड माइनर्स की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो टीम होंगी, दोनों टीमों के साथ में हम भी जाएंगे। अंदर की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन को देखने के बाद आगे की बात बताएंगे आपको। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, किसी अनहोनी की आशंका भी बढ़ती जा रही है। हालांकि उम्मीदें अभी भी कायम हैं और पुरजोर कोशिश हो रही है कि सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ वो लोगों को बचाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, वो 8 लोग सेफली निकल जाए। बीते शनिवार 22 फरवरी को सुरंग के 13-14 किलोमीटर अंदर छत का एक हिस्सा ढह गया। कुछ मजदूर तो बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 8 मजदूर वहीं फंस गए। तेलंगाना में सुरंग में फंसे लोगों की सलामती के लिए दुआएं की जा रही है। प्रशासन से भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तेलंगाना की सुरंग में 72 घंटे से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। निर्माणाधीन सुरंग के धंसने से 8 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें यूपी के चंदौली के जूनियर इंजीनियर श्रीनिवास भी शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों में चिंता बढ़ गई है। तेलंगाना में टनल में काम करते हुए श्रीनिवास फंसे हुए हैं। इस वक्त हम हैं चंदौली के माटी गांव में। पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सब उनके श्रीनिवास के घर पे अभी आए हुए हैं। उनके पैतृक गांव माटी गांव में भी उदासी छाई हुई है। उनके घर पर पड़ोसियों और करीबियों का आना जाना लगा हुआ है। गांव के लोग उनकी सही सलामती की दुआ कर रहे हैं। गांव में लोगों को मालूम हुआ, लोग अभी भी हालचाल जानने के लिए, दुख में शामिल होने के लिए कि जो दुख हुआ है, अभी भाई फंसा हुआ है। नागर कुरनूल में सुरंग हादसा जब हुआ तो उस समय कुछ तो बचकर निकल गए, लेकिन कुछ लोगों के साथ श्रीनिवास टनल में फंस गए। उनके हादसे की जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी तेलंगाना के लिए निकल चुकी है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। आरबीआई ने बैंक से पैसा निकालने को मंजूरी दे दी है। धांधली के आरोप लगने के बाद आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से लेन देन पर बैन लगा दिया था। अपने ही खाते से जमा पूंजी नहीं निकाल पा रहे मुंबई के सैकड़ों खाता धारकों को बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों को बैंक से पैसे निकालने की इजाजत दे दी है। खाता धारक सिर्फ 25,000 रूपए तक ही निकाल सकेगा। बैंक से ग्राहक 27 फरवरी से निकासी शुरू कर सकते हैं। 50% ग्राहक अपनी 100% जमा राशि निकाल सकेंगे। वित्तीय धांधली के आरोप लगने के बाद आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 13 फरवरी को प्रतिबंध लगा दिया था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 122 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप थे। पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। ईओडब्ल्यू अब तक इस पूरे ही मामले में बैंक के 3 सीनियर अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें बैंक के पूर्वी सीईओ अभिमन्यु भुआन, जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पॉन शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वॉल्ट से पैसे चोरी होने की जानकारी अभिमन्यु भुआन को थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक महिला की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छेड़खानी से बचने की कोशिश के दौरान कार पलटने से महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस इसे रोड रेज का मामला बता रही है। पश्चिम बंगाल में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। छेड़छाड़ करने वाले युवकों से बचने की कोशिश में 27 साल की महिला हादसे का शिकार हो गई और उसकी जान चली गई। हालांकि पुलिस छेड़छाड़ से इनकार कर रही है और इसे रोड रेज का मामला बता रही है। ये तस्वीरें उसी कार की है जिसमें वो महिला सवार थी। पेशे से इवेंट मैनेजर अपने 3 साथियों के साथ बिहार के गया में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रही थी। आरोप है एक गाड़ी ने उनका पीछा किया, जिससे बचने की वजह से महिला की जान चली गई। अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा है। There is a total absence of law and order in West Bengal। इस राज्य में जितना असामाजिक तत्व है उसको समझ में नहीं है, वो सरकार उसका सारे दुष्कृत्य तृणमूल में शामिल हो गए। इसके कारण किसी के मन में कोई डर नहीं है। एक डर मुक्त भय मुक्त समाज तैयार होगा। वहीं विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर लिया है। आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है और उनकी तलाश में जुटी है।
और अब बात दिल्ली के द्वारका की, जहां सोमवार रात अचानक से सड़क धंस गई, जिससे वहां से गुजर रही एक कार गड्ढे में जा गिरी। हादसे में एक गाड़ी चला रहे शख्स को मामूली चोटें आई हैं। अचानक सड़क धंसी और कार गड्ढे में फंसी। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। इलाका है द्वारका सेक्टर 9 का KM चौक, जहां सोमवार रात अचानक सड़क धंस गई और इस दौरान वहां से गुजर रही एक कार हादसे का शिकार हो गई और बड़े से गड्ढे में जा गिरी। घटना में कार चला रहे आदमी को हल्की चोटें आई हैं। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सड़क धंसने की खबर जब दिल्ली पुलिस को दी गई तो द्वारका दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन को बुलाया गया, जिसके बाद गड्ढे से कार को बाहर निकाला गया। दिल्ली के द्वारका में अचानक सड़क धंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले द्वारका में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और कई गाड़ियां चपेट में आ चुकी हैं। वहीं यूपी के मेरठ की बात करते हैं, जहां तंदूर में थूककर रोटी बनाने का मामला सामने आया है। ये एक शादी समारोह का मामला है, जहां तंदूर में थूककर रोटी बनाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तंदूर में थूककर रोटी बनाने का ये वीडियो यूपी के मेरठ के एक शादी समारोह का बताया गया है। वीडियो में दिख रहा युवक पहले तंदूर में थूकता है, फिर रोटी को सेकने के लिए तंदूर में डालता है। तंदूर में थूककर रोटी बनाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। मेरठ में सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए और इसके साथ साथ मंडपों में भी होनी चाहिए। जो ऐसे विधर्मियों को रोटी बनाने के लिए मतलब आमंत्रित कर रहे हैं, उन लोगों को कोई रोक टोक नहीं लग रही है और बेधड़क वो थूक रहे हैं रोटियों पर। रोटी पर थूक लगाने का मामला जब बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई और आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में थूककर रोटी सेकने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। वहीं इंडियाज गॉट लेटेंट शो में विवादित बयान मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हुए। रणवीर और आशीष से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। हालांकि अमेरिका में मौजूद समय रैना अभी तक पेश नहीं हुए हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी कर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद आखिरकार रणवीर इलाहाबादिया को पूछताछ के लिए पेश होना ही पड़ा। रणवीर के अलावा आशीष चंचलानी से भी पूछताछ की गई। दोनों महाराष्ट्र साइबर सेल की टीम के सामने अलग अलग पेश हुए। दोनों से तकरीबन 5-5 घंटे पूछताछ की गई। साइबर सेल की टीम ने दोनों के बयान दर्ज किए। रणवीर के खिलाफ मुंबई और गुवाहाटी समेत कई शहरों में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी महाराष्ट्र साइबर सेल की ओर से पूछताछ के लिए कई बार समन भेजे गए, लेकिन वो नहीं पहुंचा। इस मामले में समय रैना भी आरोपी है, लेकिन विदेश में होने के चलते वो पेशी से बचा हुआ है। अश्लील टिप्पणी के मामले में इससे पहले भी महाराष्ट्र साइबर सेल ने शो से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को तलब किया है, जिनमें शो के जज और मेहमान भी शामिल हैं। रणवीर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। हालांकि पुलिस ने उसका पासपोर्ट जमा करा लिया है और विदेश नहीं जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर नशा तस्कर की चाल को कस्टम विभाग ने फेल कर दिया। अधिकारियों ने कुकीज और चावल के पैकेट में छिपाकर लाई गई ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत 11 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि खाने के इन पैकेटों में खाने की ये चीजें हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इन पैकेटों में है ड्रग्स, वो भी 11 करोड़ से ज्यादा की। क्यों हैरान रह गए ना आप? लेकिन यही सच है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 8 कुकीज और चावल के पैकेटों में छिपाकर लाए गए मारिजुआना को पकड़ा, जिसे गांजा भी कहा जाता है। दरअसल यात्री बैंकॉक से फ्लाइट नंबर TG323 से दिल्ली IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरा था। ग्रीन चैनल से निकलने के दौरान जब कस्टम अधिकारियों ने उसके ट्रॉली बैग को एक्सरे से चेक किया तो उससे हरे रंग का संदिग्ध नशीला पदार्थ मिला और जब इसकी जांच की गई तो इसके गांजे होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बरामद ड्रग्स का कुल वजन
11,284 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 11 करोड़ 28 लाख रुपए है। फिलहाल आगे की जांच जारी है।